पार्ट 3। मेरी साहसिक यात्रा। नई जीवन परिस्थितियों में बहुधा चुनौतियां भी नई होती हैं और उनका रोमांच मन में भय की बजाय विस्मय भरे तो फिर कहना ही क्या। लेखक डैनियल डिफो ने अपने उपन्यास के काल्पनिक पात्र रॉबिन्सन क्रूसो के यात्रा वृत्तांत के माध्यम से कुछ ऐसे ही प्रसंगों से परिचित कराया है। मेरा नाम रॉबिन्सन क्रूसो है। मेरा जन्म सन 1622 में यॉर्क नगर में हुआ था। जब मैं पहली समुद्र यात्रा पर गया, भारी तूफान में फंस गया। मैं बुरी तरह डर रहा था। किसी तरह एक नाव में बैठकर काफी कठिनाइयों के बाद मैं किनारे पर पहुंचा। वहां से लंदन पहुंचा। मेरी मुलाकात एक जहाज के मालिक से हुई जो गुयाना जा रहा था। उसने मुझे साथ चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ चल दिया। इस यात्रा के लिए मैंने कुछ सामान खरीदा ताकि उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा सकूं। गुयाना की यात्रा से लौटने के बाद कप्तान की मृत्यु हो गई। जहाज फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ, लेकिन समुद्री डाकुओं ने हम पर हमला बोल दिया। हमने डाकुओं का पूरी हिम्मत से सामना किया, परंतु वे संख्या में अधिक थे। हमारे कई साथी मारे गए। अंत में हम सब कैदी बना लिए गए। मुझे डाकुओं के सरदार ने अपना दास बना लिया। कभी कभी मुझे मालिक के लिए मछलियां पकड़ने समुद्र में जाना पड़ता था। इस काम के लिए हमारे पास एक अच्छी नाव थी। एक दिन मैं मछलियां पकड़ने के बहाने समुद्र में दूर निकल गया। रास्ते में बिना कहीं रुके मैं कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे एक जहाज मिला। जहाज ब्राजील जा रहा था। उसके कप्तान ने मुझे अपने जहाज में यात्रा करने की अनुमति दे दी। 22 दिनों के बाद हम ब्राजील पहुंचे। मैं ब्राजील में 4 वर्ष तक रहा। मैंने यहाँ खेती बाड़ी का काम आरंभ कर दिया था, परंतु समुद्र जैसे मुझे बार बार बुलाता था। मैंने एक बार फिर गुयाना की यात्रा पर जाने का फैसला किया। हमारा जहाज 120 टन का था। उसमें काफी सामान भरा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अचानक समुद्र में तूफान आ गया। हम जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे, तभी जहाज में पानी भरने लगा। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तेज हवा जहाज को पश्चिम की ओर धकेल रही थी। जहाज उन द्वीपों की ओर बढ़ रहा था जहां जंगली लोग रहते थे। इसी बीच जहाज समुद्री रेत में फंस गया। पास वाला टापू हमारे लिए अनजान था। हमें अपनी जान बचाने की फिक्र हो रही थी। हम लोग एक नाव पर सवार हो गए। तूफान का वेग कुछ कम हो गया था, पर किनारे पहुंचना अब भी असंभव प्रतीत हो रहा था। समुद्री लहरें हमारी नाव का जैसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। इसी बीच एक भयंकर लहर ने हमारी नाव उलट दी। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए। इस बड़ी लहर के नीचे मैं दब सा गया। कोई बड़ी ताकत मुझे किनारे की ओर ले आई। सुनसान तट पर एक पेड़ था। उस पर बैठकर मैंने रात काटने का निश्चय किया। जब मैं जागा तो मौसम साफ हो चुका था। समुद्र शांत था। मुझे दूर समुद्र में अपना जहाज खड़ा दिखाई दिया। इस द्वीप पर जिंदा रहने के लिए मैंने जहाज से कुछ सामान लाने का निश्चय किया। मैं तैरकर वहां पहुंचा। जहाज पर एक रस्सा लटका हुआ था। मैं उसकी सहायता से जहाज पर चढ़ गया। मैंने वहां खाने का कुछ सामान इकट्ठा किया। लकड़ी के कुछ लट्ठे और तख्ते जोड़कर उनको बांध दिया। इस तरह एक छोटी सी नाव बना ली। उस पर खाने की सामग्री, औजार, हथियार और कपड़े लाद दिए। फिर उसे खींचकर किनारे पे ले आया। मैंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर नजर दौड़ाई। सब तरफ समुद्र फैला था और चट्टानें ही नजर आ रही थीं। तभी मैंने एक चिड़िया पर गोली चला दी और चारों ओर पक्षी का शोर गूंजने लगा। मुझे द्वीप पर आए 13 दिन बीत चुके थे। हमारा जहाज अब दिखाई नहीं दे रहा था। शायद कहीं बह गया था। मेरी सबसे बड़ी चिंता नरभक्षियों और खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करने की थी। मैंने रहने के लिए तंबू और गुफा दोनों का प्रबंध कर लिया था। अपने निवास के आगे लकड़ी के खूंटों और तारों की एक मजबूत दीवार सी बना ली थी। मैंने दरवाजा नहीं बनाया था। एक सीढ़ी रखी थी। दीवार लांघने के बाद मैं सीढ़ी उठा लेता था। जहाज से 2 बिल्लियां और एक कुत्ता मेरे साथ इस टापू पर आ गए थे। यहाँ आए मुझे 1 साल पूरा हो चुका था। छोटी मोटी टहनियों से मैंने कई प्रकार की टोकरियां बना ली। ये टोकरियां अनाज रखने में काम आती थी। मैंने एक तोता पाल लिया जिसका नाम पॉल था। वह मेरा नाम लेकर मुझे बुलाता था। मेरे पास खाना बनाने के बर्तन बहुत कम थे, इसलिए मिट्टी से बर्तन बनाए और उन्हें आग में पका लिया। इस बीच मैंने जंगली बकरियों को पालना शुरू कर दिया था। एक दिन द्वीप पर मुझे किसी व्यक्ति के पांव के निशान दिखाई दिए। आखिर यह कौन हो सकता है? कहीं ये दैत्य के पांव के निशान ना हो। यह सोचकर मैं परेशान हो गया। मुझे चिंता सताने लगी, यदि जंगली लोग मुझे देख लेंगे तो मार डालेंगे। एक दिन समुद्र किनारे घूमते समय एक स्थान पर मैंने मनुष्यों की हड्डियां बिखरी देखी। यहाँ नरभक्षियों ने आग जलाई थी और अपने साथ लाए बंदियों को मार डाला था। इससे मेरी चिंता और भी बढ़ गई। एक सुबह मैंने तट की ओर आती 5 नावें देखी। नाव में काफी लोग बैठे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को किनारे पर आता देख मैं डर गया। सोचने लगा, यदि उन्होंने आक्रमण किया तो मैं अकेला उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। नावें रुकी। वे लोग उतरे।
उन्होंने आग जलाई और नाचना शुरू कर दिया। वे भयंकर मुद्राएं बनाकर नाच रहे थे। उनके साथ कुछ कैदी भी थे। उनमें से एक कैदी मौका पाकर वहां से भाग निकला। वह उसी तरफ भाग रहा था जिधर मेरा घर था। उसके पीछे 2 जंगली भागे। मैंने उस व्यक्ति की जान बचाने का निश्चय किया। जंगलियों ने मुझे नहीं देखा था। मैंने उन दोनों को मार गिराया। भागता हुआ कैदी रुक गया। वह मेरा कृतज्ञ था कि मैंने उसकी जान बचाई थी। उसने जमीन चूमी और मेरा पांव अपने सर पर रख लिया। यह मेरे प्रति उसकी वफादारी का सबूत था। कुछ देर बाद मैंने उसे खाने के लिए रोटी और सूखे अंगूरों का गुच्छा दिया और रहने के लिए अपने घर के पास ही प्रबंध कर दिया। काफी समय मेरे साथ रहते रहते वह मेरी भाषा के कुछ शब्द भी बोलना सीख गया था। मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया क्योंकि वह इसी दिन मुझे मिला था। अब हम 1 से 2 हो गए थे। वह मेरी बात समझने लगा था, मेरी भाषा के कुछ कुछ शब्द बोल लेता। तब मैंने उसे बताया कि मैं इस द्वीप पर कैसे आया था। एक दिन सुबह सुबह फ्राइडे मेरे पास आया। बोला, वे आ गए हैं। मैं दूरबीन लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। मैंने समुद्र की ओर देखा। लगभग 2 मील के फासले पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था। यह इंग्लैंड का जहाज लग रहा था। जहाज के कुछ लोग एक नाव द्वारा किनारे पर चले आए। उनकी संख्या 11 थी। उनमें से 3 व्यक्ति कैदी थे। जब उन कैदियों के आसपास कोई नहीं था, मैं पेड़ों की ओट में छिपता हुआ उनके पास पहुंचा। अचानक उसने बोला, आप यहाँ कैसे? उनमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं जहाज का कप्तान हूँ। मेरे नाविकों ने विद्रोह कर दिया है। वे मुझे तथा मेरे इन 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर यहाँ ले आए हैं। मैंने उनको इस मुसीबत से बचाने का भरोसा दिया, अपने बारे में बताया। फिर कप्तान से पूछा कि क्या इस विपदा से छुटकारा पाने के बाद वह मुझे और फ्राइडे को इंग्लैंड वापस ले जाएगा। कप्तान ने वादा कर लिया। हमने उन्हें लड़ने के लिए हथियार दिए। जब एक विद्रोही ने उनके हाथों में बंदूक रखी तो वह अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए चिल्लाया। उसी बीच कप्तान और उसके साथियों ने विद्रोहियों पर गोलियां दाग दी। उनमें से एक की मृत्यु हो गई, बाकी जख्मी हो गए। कोई चारा न देख विद्रोहियों ने हमारे आगे आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने अपने साथियों को वापस आता ना देखा तो एक नाव में कुछ लोग तट की ओर चले। वे 10 थे। 7 आदमी किनारे पर आ गए, बाकी 3 नाव में बैठे रहे। 7 व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वे हमें देख नहीं पा रहे थे। हम छिपे हुए थे। फ्राइडे और कप्तान के एक साथी को दूसरी तरफ से भेजा ताकि विद्रोही धोखा खा जाएं। वही हुआ। हमने दुश्मन को अलग करके उन पर हमला बोल दिया। अपनी पराजय देख विद्रोहियों में से कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो गए। इस बीच फ्राइडे व उसका साथी विद्रोहियों की दूसरी टोली को परेशान कर रहे थे। वे एक पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज लगाकर छिप जाते और फिर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज लगाते। इसके बाद दौड़कर वन में चले जाते। विद्रोही उनका पीछा करते करते बुरी तरह थक गए। हम अंधेरे में बाकी विद्रोहियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमले से वे एकदम घबरा गए। कोई चारा न देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। मैंने कप्तान से पूछा, क्या अपने जहाज पर जाना चाहोगे? उसने कहा, हाँ। वह 2 नाव में अपने साथियों के साथ जहाज की ओर चल पड़ा। आधी रात के समय वे जहाज पर पहुंच गए। उन्हें देख सभी विद्रोही घबरा गए। उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। कप्तान ने 7 बार गोली चलाकर संकेत दिया। इसका अर्थ था कि वह जीत गया था। सुबह जब मैं जागा तो कप्तान लौट आया था। मैंने द्वीप से विदा ली और कप्तान के साथ जहाज पर आ गया। फ्राइडे भी मेरे साथ था। इस तरह 28 वर्ष उस द्वीप पर बिताकर मैं अपने देश की ओर चल दिया। डैनियल डिफो।